अब प्रियाजी शुरू हो जाएंगे। मैले भने तपाईहरु एकदम आफ्नो कामको कुरा जो तपाईहरुले आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकालाई गर्न चाहनुहुन्छ या हुन, मैले त्यही कुरा मात्रै कुरा गर्छु जो काम मैले तपाईहरुको लागि गर्न सक्छु। अहिले हामी जो चर्चा गर्ने कुराहरु हो सबै त्यो हो, तो पतञ्जलिहरुले त्यो सबै काम गर्न सक्छ। त्यसमा तपाईहरुले के कामबाट जोडिएर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईहरुले नोट गर्नु होला। परम पूज्य आचार्य श्री जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सभी हमारे आगंतुक जो भी हमारे महानुभाव हैं उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेपाल कि किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेपाल को समृद्धशाली बना सकते हैं, उसके ऊपर ये विज़न डॉक्यूमेंट पूरा है। ये पतंजलि का कमिटमेंट है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेपाल, जो पूज्य आचार्य श्री जी के स्वयं के शब्दों में है कि नेपाल आचार्य श्री के हृदय में बसता है, और जो आचार्य जी ने स्वयं भी बताया, और जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भारतवर्ष में पूरे एक्सपीरियंस के साथ पिछले दशकों से यूज़ किए जा रहे हैं, और उसका पूरे एक्सपीरियंस के साथ नेपाल में किस प्रकार से प्रासंगिक तौर पर उसको कर सकते हैं, इसका ये पूरा दिग्दर्शन है। शुरुआत में हमने कंट्री प्रोफाइल दी है पूरे नेपाल कंट्री के विषय में, स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स, और जैसा कि पहले भी बताया था हम वसुधैव कुटुंबकम के उपासक हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी देशों के लिए अगर समृद्धशाली बनना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो UNSDG ने कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चिन्हित किया है। उनमें नेपाल की करंट पोजीशन क्या है इन सभी 17 गोल्स में, और अभी करंट पोजीशन के हिसाब से नेपाल की स्थिति क्या है, और किस प्रकार से क्या क्या चैलेंजेस हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। इन सभी चैलेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो हमारे कुछ इस प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जिसको भी आप आगे सुनेंगे, आप अभी आगे जानेंगे। जैसे कि हमारे डेटा का डिजिटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, जो कि सबसे मुख्य कड़ी है। अगर हम आदर्श ग्राम की बात करें, मॉडल ग्राम की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर आज हम कहाँ हैं, जिसका कल आपने छोटा सा एक आदि ग्राम का या मॉडल ग्राम का आपने प्रेजेंटेशन भी देखा था और पूरा डैशबोर्ड भी देखा था। ये पूरा ई गवर्नेंस मॉडल है नेपाल का, समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, खुशहाल नेपाल, जो पूज्य आचार्य श्री जी का स्वप्न है कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से ई गवर्नेंस मॉडल वहाँ पर समृद्ध नेपाल को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। नेपाल के म्यूनिसिपैलिटीज़ का ओवरव्यू है, जिसके अंदर 753 टोटल गांव पालिका, जो नगर पालिका, उप नगर पालिका, पूरा ये डेटा है। 753 जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल सेक्टर्स हैं, यानी नेपाल में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अध्यक्ष हैं या जो मेयर्स हैं, उप मेयर हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, उनके क्या क्या वहाँ पर कार्य रहते हैं, क्या अधिकार क्षेत्र आते हैं, उनको हमने इन ऑपरेशनल सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है। अगर हम एक नटशेल में देखें, डेवलपमेंटल प्लान्स और प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हर्बल सेक्टर, हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेशन, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जिनके अंदर अगर काम किया जाए एकजुटता के साथ, तो समृद्ध नेपाल को ये जो टारगेट को अचीव करना इतना कठिन नहीं है। तो इसमें क्या क्या कार्य हैं, जैसे कि लोकल टैक्सेशन, रेवेन्यू जनरेशन, लोकल सर्विस मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव्स, लोकल डेटा एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लोकल पुलिस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल प्लान्स, एजुकेशन, मार्केट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और डेटा कलेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आप सब इन क्षेत्रों से परिचित हैं। अभी जो आगे जिन क्षेत्रों में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, एक एक क्षेत्र के अंदर क्या हमने जो पुस्तक आपको दी है उसके अंदर यह भी चर्चा है कि वहाँ पर करंट पोजीशन क्या है, क्या क्या लेकुनाज हैं, क्या क्या गैप्स हैं, और अभी जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूज्य आचार्य जी जो आपको बताएंगे वो है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो प्रथम सेक्टर की तरफ हम आगे बढ़ते हुए, ये मॉडल विलेज सर्वे,
जो मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट था ये उसके ऊपर आचार्य। म यहीँबाट सुरु हुन्छु हैन, एक एक गरेर संक्षिप्तमा जो त्यसमा पनि त्यो एउटा छ, त्यो किताबमा पनि छ हैन, पछि गएर पनि त्यसलाई अलि राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। तो संक्षिप्तमा यो हो कि जति पनि मलाई थाहा छ, क्योंकि भारतमा हामीले त्यसमा थुप्रै काम गरेका छौं और अलग अलग ठाउँमा पाइलट लेभल पर सरकारले प्रयास गर्दैछ। नेपालमा जसलाई रेभेन्यू ल्यान्ड म्यापलाई के भन्छ, लाल पूर्जा, हाँ लाल पूर्जा, तो त्यसलाई खसरा खतौनीलाई के भन्छ फेरि, किता नम्बर भनेको तो त्यो नाम भएको ठाउँ त किता न नहीं, दुईटा हुन्छ नि त। एउटा भयो ओनरशिप ल्यान्ड होल्डिङ हैन, त्यसलाई भनिन्छ नि, त्यसलाई लाल पूर्जा भनिन्छ। एउटा नक्सा हुन्छ नि, नापीको नक्सा के ब्लुप्रिन्ट नक्सा नि। तो अब के गर्ने भने सुन्नु तपाईहरुले, न म जो भन्न चाहन्छु धेरै ठुलो कुरा, हामीले तुरन्त अहिले नेपालको जति नक्सा छ, नक्साको डिजिटलाइजेसन त भएको छैन कहीँ पनि, भएको छ? अरे बाबा, दो लेभल, त्यसमा दुईटा लेभल हो के। एउटा लेभल के हुन्छ भने त्यो नक्सालाई डिजिटल गर्ने, यानी कि सिर्फ त्यसलाई स्क्यान गरेर डिजिटल फर्ममा ल्याउन, ल्याएर त्यो डिजिटली अवेलेबल हुन, यानी स्क्यान कपी भएर डिजिटली अनलाइन अवेलेबल होना एक लेभलको काम। सबैले सुन्नु होला है। कसैलाई थुप्रैले तपाईहरुलाई नलेज छैन भने म सिकाउँदै पनि छु के, सिकाउँदै पनि छु, समाधान पनि दिँदै छु, जानेकालाई और नलेज वर्धन पनि गर्दै छु, नजानेको मैले केही नजानेको भए तपाईहरुसित सिक्दै पनि छु। दुईटै काम छ के, मैले सिक्दै पनि छु। यस्तो हैन के सबै सारा धरतीको ज्ञान ममा नै छ भन्ने यस्तो केही हैन, त म सिक्दै छु। तो यसमा मलाई यति भन्नु, तपाईहरुमा जति पनि पालिका नगरपालिका जहाँ गाउँपालिकामा पनि जो नक्साहरू डिजिटल गर्नको लागि तो इजी काम हो कि हामीले त्यसलाई स्क्यानरमा स्क्यान गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर त्यसलाई डिजिटली ल्याउन सकिन्छ। तो बहुत ठुलो काम हैन, फेरि पनि त्यो काम पनि थुप्रै ठाउँमा भएको छैन। तो त्यो काम कहाँ कहाँ भएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ, आफ्नो वालामा त थाहै होला, कहीं भएको छ त्यो काम। अब इसमें के भने, अब सुन्नु, यसमा जो अहिले नेपालको नक्सालाई, यानी नक्सा भनेको के भने सम्पूर्ण जग्गा जमिनलाई हामीलाई चाहियो लाल पूर्जाको और त्यो नक्साको कित्ताको हार्ड कपी तो रेकर्ड तपाईहरुसँग छ। त्यो भएपछि त्यो सबैलाई डिजिटल दुई लेभलको काम हुन्छ के। एक तो डिजिटल गर्ने काम हुन्छ, अर्को काम फिर त्यसलाई जियो ट्यागिङ र जियो फेन्सिङ गर्ने, जियो रेफरेन्स गर्न, जो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के गुगलबाट, जहिलेसम्म यदि सिर्फ त्यसलाई डिजिटल गरेर हालिदियौँ भने त्यसको सम्बन्ध नक्साको डिजिटल त भयो, पर जमिनसित त्यसको कोही सम्बन्ध छैन। हार्ड कपी थियो, पहिले चाहिँ नि गएर आफ्नो सरकारको मन्त्रालयको कोही विभागमा गएर त्यो निकालेर ल्याउन पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नि त्यहाँ डिजिटल कपी बनाएर हालिदिएपछि कसैले आफू प्रिन्ट गरेर निकाल्न सक्छ, कोही स्क्रिन गरेर त्यो कपी निकाल्न सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ सिर्फ डिजिटल कपी। ठीक, यो पहिला लेभल भयो, ध्यानसित सुन्नु होला सबैलाई, सबको नलेजको लागि। अर्को लेभल हो त्यो नक्सालाई जियो मैपिंग गर्ने, जियो टैगिंग गर्ने। जियो टैग को लागि तो जो बाउंड्री छ नि, त्यो गाउँ सीमाको बाउंड्रीमा गएर, गाउँको सीमामा गएर हरेकको बाउंड्री गर्न पर्दैन, तो नक्सालाई लिएर बाउंड्रीमा बसाल्न पर्छ। त्यहाँ मात्रै त्यसमा कहिले कहिले फरक पनि आउँछ। फरक त्यही भएर आउँछ, पहिले वो नापीले बनाएको नक्सा चाहिँमा केही मेनुअल हुँदाखेरिमा कहीँ कहीँ त्रुटि पनि हुन सक्छ। म सानै हुँदाको कुरा मलाई याद थियो, हामीलाई बडा हुन्थ्यो कि त्यतिखेर नापी भइरहेको कुरा हो, यो सायद हुन सक्छ
म भने आज भन्दा लगभग 40 वर्ष पहिलेको कुरा हो। सर्वे नापी जो थियो नि खेत बारीहरूको खेतहरूको, तो त्यतिखेर भएको, मलाई त त्यतिखेरको थाहा छ कुरा। तो हामीतिर जो सर्वे नापीको लागि जो आएको मान्छे दुईजना हुन्थ्यो, एउटा डन्डा लिएर हिँड्थ्यो, अर्कोले दूरबीनले बनाएर आफ्ना कागजमा बनाइरहन्थे क्या। तो हेर्दा हामी स्कुल जान्थ्यौँ त बाटोमा हेरिरहन्थ्यौँ। तो हामीतिर जो नापी आएका ती तो ठीक मान्छे थिए, उनले तो फटाफट गरेर महीना डेढ महीनामा काम निपटाएर गए। हार्ड कॉपी तो लगभग सबै ठाउँमा छ। यही डिजिटल में भी होने वाला है कि गांव पालिका या नगर पालिका यो मेरो घर हो। गांव पालिकामा नगर पालिकामा बस्ने सबै मान्छेहरू मेरा घरका सदस्य हो। यो दुईटा विचार गर्नु। फिर पालिकाको नगरपालिका गाउँपालिकाको कल्याण हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। 100% कल्याण हुन सक्छ। तो यो भाव, यस भाव चेतनामा रहने हो के, नसोच्नु यो विरोधी हो, यो विपक्षको हो, यो पक्षको हो, यो सहयोगी हो, यो असहयोगी, कुछ नहीं। तो अब जो कुरा मैले भन्न चाहेको, तो तपाईहरु एकदम स्ट्रिक्टली यो सबै नोट गरेर रिक्वेस्ट लेटर तपाईहरुले दिने हो। यही दिने, कागज पेपर कलम पाइन्छ, वहाँ गएर दिने हो, वहाँ पाइन्छ कि कोही स्टार्ट हो कि अहिले हामीले काम गर्नको लागि हामी कसरी काम गर्न सक्छौं। त्यसपछि बेसिक लेभलमा होमवर्क गरेर फेरि फर्दर काम हुन्छ। तो जति पनि कित्ताको नक्साहरू छ, तो नक्साहरूलाई 2 लेभलको काम हुन्छ। एउटा डिजिटलाइजेसनको काम हुन्छ, एक जियो ट्यागिङ जियो फेन्सिङको साथमा काम हुन्छ। तो काम हामीले सजिलरी गर्न सक्छौं। तो जो गाउँपालिका अझ त्यसमा कि पैसा कति लाग्ला, धेरै पैसाको काम हैन यो। नेपालमा तपाईहरुले गर्ने त धेरै पैसाको काम हो। मलाई थाहा छ एक गाउँको एक नक्सालाई डिजिटल गर्न कति लाग्ला। तो पूरा जस्तो मैले एउटा सोध्ने भने कोही पनि, जस्तो भाइ तपाई पनि त कुछ हो नि, कहाँबाट सिरा नगरपालिकामा कति गाउँ छ? नगर 22 गाउँ छ। 22 गाउँमा कति नक्सा होला? तो कित्ता वाला नक्सा। तो 22 गांव का जियो टैगिंग जियो फेंसिंग का 22 लाख रुपया ये बता रहा, 20 लाख रुपया। ये तो सरकारी रेट भाई, सुन लो भाई तुम, कल के दिन में ये ना हो जाए कि ये आचार्य जी तो बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब मैं बता दूं, ये तो मधेश में है ना, मैदान में है, पहाड़ में तो और लाख से दे रही। ये सुन लो ध्यान से, हामी कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूं कि इनका जो लग रहा है ना, इससे 30% कम में मुझसे करा लेना। 30% कम में तो मैं लगा रहा दिन छू, लिख लो। तो 20 लाख का 30% कम कितना हो गया? 6 लाख रुपया कम हो गया, 14 लाख हो गया। और ये भी लिख लो, सुन लो, 14 लाख रुपया में तो काम हो गया। और 20% सुन लो, मैं ये बनी आज भन्न थी, मैं भन छु कि कल के दिन में ना जा करके कोई दूसरा ढूंढ लेना, देश में पूरे नेपाल में दिया लेकर के ढूंढ लेना, विदेश में ढूंढ लेना। 20% जो है ना मैं दूंगा उसमें पैसा। काम भी मैं करूंगा, सस्ता भी मैं करूंगा, अपना कंट्रीब्यूशन भी मैं दूंगा। सारे काम के लिए सुन लो, 20% कंट्रीब्यूशन पतंजलि योगपीठ बाड़ा होनी हो, और जो मार्केट को प्राइस बाड़ा 20-25% सस्ता करनी, यानी तुमको 50% में काम हो जाएगा, 50-60%। इससे बढ़िया कुछ मिलेगा कहीं धरती में? और काम भाई ये तमाई को जो 20 गांव छे नी, मेरो काम हो 22 गांव वाला 30 होला, मेरो काम हो 10 दिन को, तभी सबका कर पाऊंगा ना। मैं लेकर नहीं आया, मेरे पास जीआई इंजीनियर की पूरी टीम है, पूरा विभाग है मेरे पास। मैं बताता हूं क्या करना है। हमको हार्ड कॉपी लेनी है, हार्ड कॉपी लेकर के मेरे को सीमा में ले जाकर के जोड़ना है, बस। मैंने तो कागज को डिजिटल करना है, झगड़ा ही नहीं है भाई। हम जाकर के खड़े हो जाएंगे रोड पर, जैसे आपकी खेत है भाई, तब आपकी खेत है, आपके खेत पे हम कहेंगे तुम्हारी बाउंड्री कौन सी, आप अपनी बाउंड्री तो बता दोगे। मैंने जियो टैग कर लिया, वहां से पॉइंट्स ले लिया, फिर दूसरे के 2-4 के खेत में गए, भाई तेरा खेत का सीमाना कहाँ है? बोले यहाँ है। 10-12 जगह पर जियो टैग कर लिया मैंने,
जो हार्ड कॉपी है उसको बिछा दिया, बिछा करके उसको डिजिटली सिस्टम में काम कर लिया, सॉफ्टवेयर काम करेगा। झगड़ा करो, करते रहो तुम्हारा। मेरा ये काम नहीं है ना कि तुम्हारी बाउंड्री किसका किधर, किसने भेज दिया, किसने कर लिया, किसका कहाँ है, वो तो बाद में तुम सुलझाओ ना, वो तो नक्शे से थोड़ी सुलझेगा। हाँ अच्छा, आचार्य जी प्रणाम। हाँ मैं जनकपुर धाम उप महानगर पालिका मनोज कुमार शाह। थोड़ा इसमें हम बोलना चाहें, अभी जो आपने बताया कि प्रत्येक पालिका में 9 से 10 या 15 वार्ड है, उसमें पहले के गांवी समय 9 वार्ड हुआ करते थे और एक वार्ड में 1 से 2 नक्शा है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर एक पालिका में 100 से ज़्यादा अधिक नक्शा नहीं है जी। और नगर जिस समय में 2024 मतलब विक्रम संवत 24 या 26 में नापी हुआ, उस समय का 200 के स्केल में नापी हुआ है, अभी 500 के मीटर के स्केल में नापी हुआ है। थोड़ा एरिया बढ़ चुका है। जैसे जनकपुर उपमहानगर पालिका में एवरेज 500 मतलब 500 नक्शे होंगे, 5000 नक्शे होंगे, स्केल आगे आ गया। तो उसमें बड़ी बात नहीं है जो आप कर रहे हो डिजिटल के लिए, उसके लिए हम लोग हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा देश भर में नेपाल में अभी नेपाल नक्शा का क्या हो रहा है कि जगह वर्गीकरण हो रहा है और सभी प्रकार जगह को पूरे पालिका में 10 प्रकार के जगह को वर्गीकरण करना है और सारे पालिका के पास हार्ड कॉपी है। अगर वो चाहे तो उपलब्ध करा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर काम करें तो हो सकता है। धन्यवाद। ओम। इसमें क्या है, 2 चीजें हैं। जैसे आपने कहा, इसमें 2 बातें। एक तो हो गया जो एग्रीकल्चर लैंड, इसको 2 पार्ट में कर देता हूं। एक आता है जो रिहायशी आबादी वाला एरिया, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। आबादी एरिया का इसके अंदर जो डिजिटलाइज करने के अंदर में उसमें लगता है टाइम, जो सीमाना शायद कह रहे हैं आबादी वाला कह रहे होंगे। यदि खेत है, खेत में एक मकान है, दूर दूर नेपाल में तो प्रायः गांव भी ऐसे होते हैं, खेत के बीच बीच में घर होता है, वहां तो उसी सीमाने में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी के पास 1 बीघा जमीन है, वो जमीन के अंदर उसका घर है, तो घर पर नहीं जमीन को साथ में मप जाएगा। पर कहीं यदि मान लो कि जैसे शहर है, उसका है जनकपुर, मान लीजिए कभी शहर है, शहर का यदि उसका मैपिंग करना है तो उसका अलग होता है, उसका मैकेनिज्म भी अलग है, उसको हमको और डीप टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, उसका रेट अलग होता है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, जिसका लाल जो कित्ता वाला जो कागज है उसके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसका तो कित्ता नहीं होता ना, घरों का तो घर जो शहरों के अंदर गांव ब्लॉक बोलते थे पहले, गांव ब्लॉक। हाँ, वो नया नापी हो चुका है उसका भी। हाँ, तो उसका डिजिटल करना हो तो उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो अब आप सब लोग नोट कर लो, पहला काम, क्या आपको कसैलाई पनि तपाईहरुलाई डिजिटलाइज करनी हो कित्तालाई, और इसमें एक काम और कर दूंगा मैं, उसका भी थोड़ा सा पैसा लग सकता है। हाँ, एक बात और सुन लो, ये जो 10 लाख रुपया लगेगा ना भाई, उसमें से 7-8 लाख रुपए तो कहीं गांव में नहीं दे रहा हूं मैं, तो बाबू नानी और से तो वहीं काम कराऊं मैं। ये सुन लो, रोजगार भी वहीं बढ़ेगा। जितने तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे गांव में पढ़े होंगे ना, सबको वहीं रोजगार देना है मुझे। मेरे को कहीं वहां से यहाँ से टीम नहीं, यहाँ से तो टेक्निकल टीम पहुंचेगी मेरी, जो तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा वहां। यदि कोई पनि टेक्निकल पर्सन पढ़े लिखे को, स्किल्ड अनस्किल्ड कोई पनि पाइन्छ भने यो भी लिख लेना भाई, हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसी गांव पालिका, उसी नगर पालिका के व्यक्ति को हम देंगे, हम बाहर से नहीं लाएंगे। तो वहां ना पाइस तो फिर ल्याउनु पर्यो नि तो एक तो ये कुरा लिख लो। और अर्को कुरा कि वहां डिजिटल गरेपछि फेरि अर्को काम हामीले के गर्न सक्छौं भने, त्यसलाई भनिन्छ इंग्लिश में ल्यान्ड होल्डिङ, कि कसको नाममा कुन जग्गा छ, तो अलग न, त्यसलाई लाल पूर्जा भन्छ शायद, है ना, कसको नाममा कौन जमीन छ। तो लाल पूर्जा को कति डिजिटल भइसक्यो, त्यसको कम्प्युटर में सब डेटा आइसकेको छ। हाँ, तो हामीले के गर्ने भने, त्यो आइसकेको छ भने त्यसै अमाउन्टमा काम हुन्छ, छैन भने पनि त्यो उतार्ने काम पनि वही टिम लगाएर गरेर, तो तपाईहरुले लाल पूर्जामा नाम हाल्ने बित्तिकै उसको जग्गाको नक्साको भित्रमा, कित्ताको भित्रमा तो नंबर हाईलाइट कर दिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ नि वो प्रेजेंटेशन में देख्नुभयो होला, शायद हिजो दिखाएको थियो हामीले, नहीं तो फिर मैं दिखा भी दूंगा एक बार। तो ये जैसे ये जमीन है, ये जैसे ये जमीन है ना, जैसे ये खेत हो मान लो, ये अब इसमें मैं लाइव भी दिखा दूंगा मैं। हमने पूरा हरिद्वार वगैरह का सब मैपिंग कर रहा था, हरिद्वार दिखाते थे ना इन्होंने, हिजो हरिद्वार दिखाते हो ना हमले। तो ये इसको जग्गा में क्लिक करने बित्तिकै नंबर हालेर, तो कसको नंबर हो तो ओनरशिप में पनि जान्छ,
त्यसमा फ्युचरमा जब जग्गा खरिद बिक्री भयो भने तो नाम त्यहाँ बदल्न पर्छ, त्यहाँ बदलेपछि अटोमेटिकली यहाँ बदलिन्छ। तो यति काम हामीले गराएर दिन सकिन्छ। तो एउटा नगरपालिका यहाँको जस्तो भाइले भन्नुभयो कि लगभग हाम्रो नगरपालिकामा 20-22 गाउँ छ, त्यसरी एभरेज 10 लाख रुपियाँ भयो भने तपाईको पहाडमा हुनसक्छ दुगुना लाग्यो भने 20 लाख 20 गाउँको भयो भने अलि ठुलो होला। मतलब टोटल मिलाएर यो काम यो लगभग 10 लाख रुपियाँदेखि लिएर हुन सक्ला 30, 25, 30, 40, 50 लाख को काम होला। तो जिसको करवानी है तो तुम इस काम को, मैंने कहा ना, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट गरेर पूरा प्रॉपर प्लानिंगली यो काम हुन सक्छ। तो जसलाई काम गराउने इच्छा छ तो कितने कितने पालिका नगरपालिका चाह रहे हो कि आप लोग यहाँ हुन सक्छ भनेर एकपल्ट हाती उठाइदिनु। यहाँ तपाईहरुको छ भने चाहनुहुन्छ भने जतिले चाहनु भएको छ आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा, ठीक छ, तो उ गर्नु। अब के गर्नु भने एउटा एप्लिकेशनमा एउटा यो कामको लागि रिक्वेस्टमा यो नम्बर हाल्दिनु कि डिजिटल हामीले गरेर और उसलाई जियो फेन्स गर्ने काम गर्दिनु। नेपालको विकास कसरी हुन सक्छ म पूरा स्वरूप, किन म यस्तो चाहन्छु के मलाई यति तपाईहरु आउनु भएको छ नि, मलाई 10, 20, 25 पनि मैले गाउँपालिका र नगरपालिका पाएँ भने मैले भने नि मलाई केही कमाइ छैन, म त केही न केही लगाउँछु के त्यसमा, केही न केही खर्च गर्ने छु म, पर म सबै खर्च गर्न सक्दिनँ के, अलिकति त्यति सामर्थ्य छैन। तो अलिकति त छ, एउटा दुईटा 10, 5, 4, 5 नगरपालिकालाई त म आफूले पनि गरेर गर्न सक्छु, पर म चाहन्छु कि केही अलिकति तपाईहरुको पनि थोरै होस्। हाँ, यो मेरो च्यालेन्ज छ कि जो हामीले काम गर्दै दुनियाँमा कहीँ पनि गएर कसैले पनि भन्यो भने तो तपाईहरुलाई सबैको एक खर्चको रेटको थाहा छ के सबैलाई, के त ओपन सिक्रेट हो नि, तो के यस्तो के पनि छैन। और म एग्रीमेन्ट पनि नेपालको संस्थाबाट नै गर्दिउँला, त्यसको लागि निश्चिन्त रहनु। तो एउटा काम त यो भयो। और अर्को काम भने सुरुमा आजा, ये एक तो ये हो गया। दूसरा यो विलेज सर्वे को जो कुरा हामीले भनेको न त्यहाँबाट सुरु हो। पहला काम भयो टोटल ल्यान्ड सर्वे। ल्यान्ड सर्वे भनेको त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने काम पनि भयो, त्यसलाई चाहिँ नि पुरा जियो फेन्सिङ गर्ने काम पनि भयो। त्यसपछि फेरि गाउँका हामीले एउटा काम अरु गर्न सक्छौं, तो पनि मलाई थाहा छैन गाउँमा कति भयो। सानसाना गाउँहरुको त्यो धेरै ठुलो खर्चको काम हैन। एउटा बाबु नानीहरुलाई लिएर हामी तिमी त मोबाइलमै एप छ पूरा म्यापिङको लागि, कति त तपाईहरुको वहाँमा कति बाटो छ, ये लिख लो, सुन लो भाई सारे काम पूरा। कति त तपाईहरुमा बाटो छ, कति सरकारी बिल्डिङहरु छन्, के बनेका छन्, और तपाईहरुमा कति चाहिँ नि पानीको नलकाहरु लागेका छ घरमा या ट्याङ्कहरु छन्, या तपाईहरुको कति वहाँ पनि स्कुलहरु छन्, कति हस्पिटलहरु छन्, कति और पनि जो पनि सरकारी उपक्रमहरु, कति सरकारी उपक्रम या सरकारले हेरेका संस्थाहरु छ, सबैलाई जियो ट्याग गरेर डिजिटली एक लेभलमा लाएर तपाईको पूरा गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत तपाईको मोबाइलको एपमा तपाई कहीं पनि बसेर त्यसमा चाहिँ नि कोही बिल्डिङ बढ्यो भने या कोही काम बढ्यो भने त्यसमा हो गर्दिनी। और फेरि योजनाहरुमा पनि जस्तो कोही नयाँ बाटो बन्यो या बाटो भत्कियो या रिपेयर गर्न पर्यो तो एपको माध्यमले नै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तो जो पूरा सर्वे एप, त्यस बाहेक एक तो यो काम पूरा गवर्नमेंट से, एक तो प्राइवेट तो भई भयो, लैंड को तो पूरा डेटा बन्यो, गवर्नमेंट को सरकारी जग्गा जमीनबाट लिएर सबै कुराहरुको पनि त्यो डिजिटल भयो। अर्को काम ठीक, अर्को के भने त्यसमा यसपछि अर्को के हुन सक्छ, अर्को चाहिँ नि जति पनि त्यो पूरा सरकारी सर्वे भएपछि जति पनि गाउँपालिकाहरुमा तपाईहरुमा वो तो छँदै छ भाइ, गाउँपालिकाको जनसंख्याको के भन्छ त्यो रजिस्टर पंजीकरण तो छ, पंजीकरणको कति डिजिटल भइसक्यो, सबै डिजिटल भयो। तो जो पंजीकरण भएको डिजिटललाई तपाईहरुमा यदि कोही सिस्टम र सफ्टवेयर छ भने मैले त्यसलाई एपीआई गर्दिमला, इन्टिग्रेट गर्दिमला सिस्टमबाट, छैन भने त्यसलाई डिजिटली मैले एक सिस्टम के अंदर फॉर्मेट में लाइदिउँला, त्यो भएको राम्रो कुरा हो। तो यति सर्वेको लागि पनि मलाई लाग्छ कि जो मैले भने न जो 20 लाख को काम 14 लाख में, यो मुश्किल से तो 1-2 लाख रुपया और बढ़ला,
यति नै। यदि फ्यामिली रजिस्टर डिजिटल छ भने बाँकी सबै एरियालाई म्यापिङ गरेर जियो ट्यागिङ गरेर सिस्टम ल्याउन। अब यसले कति काम हुन्छ सुन्नु सारे नगरपालिकावालो, यति काम भएपछि यो मुस्किल से एकदम सानो खर्चमा भोलिको दिनमा त्यो एप सबै गाउँमा, त्यो गाउँको नाममा नै मैले बनाइदिउँला, गाउँपालिकाको नाममा एप बन्छ क्या, पूरा एप पनि बनाइदिउँला। त्यसमै एप बनाउने खर्च ज़्यादा नहीं ले लेंगे, तो मैं आफूले फ्री करा दूंगा, इतना तुम्हारा काम कर दिया। तो त्यसमा के गर्न सकिन्छ भने तो त्यसमा नै मैले एउटा हालिदिउँला क्या तल, कोही पनि प्रब्लम छ, कहीं बाटो भत्कियो, कहीं सडक की प्रब्लम हो गई, कसैलाई केही पनि समस्या छ भने नि सबैलाई भन्दिनु भाइ एपमा हालिदिनु। तो एपमा कम्प्लेन तो कसैले पनि गर्न सक्ने, परन्तु त्यसलाई करेक्शन गर्ने या त्यसलाई कंट्रोल गर्ने तो जो मेयर साहब जिसको चाहेंगे उसको दे दो, एक जनालाई दुई जनालाई। तो पूरा तपाईको नगरपालिका गाउँपालिका एउटा मोबाइलको एपमा आयो। त्यो आएपछि केन्द्रीय प्रान्तीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारलाई कहीं पनि ल्याएर देखाउने भने एउटा मोबाइलको एप लिएर गएर देखाइदियो हुन्छ, यो मेरो गाउँको यो स्थिति छ, यति जनसङ्ख्या यति आबादी, त्यसको बाँकी जो सोसो इकोनोमिक सर्वेको लागि त्यसमा अलिकति खर्च लाग्ला। सोसो इकोनोमिक सर्वेको यदि प्रपर डेटा छ भने केही लाग्दैन, छैन भने हामीले वही बाबु नानीहरूलाई इकट्ठा गरेर उनीहरूसित त्यो डेटा सर्वे गराएर त्यो डिजिटली फर्ममा ल्याएर हाल्ने हो। त्यो पनि धेरै ठुलो काम होइन। सानो नगरपालिका गाउँपालिकाको जस्तो एक नगरपालिकामा कति थियो 15-20 हजारको आबादी, 25 हजारको आबादी, यो एक तो भयो। पूरा सोसो इकोनोमिक सर्वेको एउटा प्रपर तपाईहरुको आफ्नो पूरा एप बन्छ धेरै कम खर्चमा। तो अब यो बनाउनु इस लेवल को काम गर्नको लागि फिर और धीरे धीरे सब एक एक लेवल पे म जोड्दै जान्छु कि यो सबभन्दा पहिलो बेसिक काम हो, यो सबभन्दा पहिलो काम हो। यो यसलाई नेपाली भाषामा मैले गरिदिउँला, त्यसमा ट्रान्सलेसन गर्नको लागि हामीलाई अलिकति कठिनाइ पर्छ, फेरि पनि हामीले गरिदिउँला। और दुई भाषामा चाहिँ भने नेपाली र अंग्रेजीमा गरिदिउँला, त्यसलाई नेपालीमा गराइदिउँला मैले। तो नेपालीहरूको लागि पनि बाबु नानीहरूले नै नोकरी पाउने हो, जसले अलिकति अंग्रेजी जाने छन् नेपालीमा भाइ बसेर ट्रान्सलेसन गरेर वो गराइदिउँला हामीले। तो यति काम कतिजना कति नगरपालिका महानगरपालिका जति पनि तपाईहरु गाउँपालिका कतिजना चाहनुहुन्छ यति कामको लागि। तो ये काम अब हजुरहरूले एउटा एप्लिकेसन बनाउँदाखेरिमा यो कुरालाई सबभन्दा पहिले यो पनि थाहा हुन पर्यो नि कि हामीले के काम गर्न सक्छौं या तपाईहरु हामीबाट के काम गराउन चाहनुहुन्छ। तो पहिला काम तो यो भयो। अब आउँछ गाउँपालिका र नगरपालिकामा सबभन्दा ठुलो काम पूरा नेपालमा जो माटो को परीक्षण सोइल टेस्टिंग कति तपाईहरुको सबैको ठाउँमा भएको छ कि भएको छैन अहिलेसम्म? अलिअलि ल्याब नै छैन, कहाँ हुने ल्याब टेस्टिंग ल्याब छ बहिनी। एउटा ठीक ढंगको ल्याब बनाउनलाई 5.5 करोड आईसी लाग्छ। तो अब सुन्नु, अब इसमा हामीले यो जो मैले डेटा बनाए ना डिजिटली डेटा बनाएपछि ध्यान से तो सुन्नु, बहुत ठुलो कुरा मैले भन्दैछु। जब तपाईहरुको खेतको बारीको जब कित्ता डिजिटली भएपछि हामीले हर कित्ताको सोइल टेस्टिंग गराएर जो रिपोर्ट चाहिँ हामीले डिजिटली हाल्न सकिन्छ। किसानले मोबाइलमा कि मेरो यो बारी हो, मेरो यो खेत हो, यसको मेरो मिट्टी को स्थिति यो छ, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पीएच कार्बन जो पनि छ त्यसको प्यारामिटर्स तो छ, तो त्यसले जान्न सक्छ। त्यसको लागि के छ हामी थियौं पूरा एउटा मेकानिजम छ, त्यसमा धेरै घोटाला छ। इन्डियामा पनि सोइल हेल्थ कार्ड भनेर मोदीजीले ठुलो प्लानिङ गर्नु भएको थियो, परन्तु ग्राउन्ड लेभलमा बहुत डिफिकल्ट काम थियो। त्यही भएर त्यो काम हामीले पाएको। अहिले पनि हरिद्वारको अहिले हामीले डिजिटल यो पूरा मृदा परीक्षण गर्दैछौँ। हरिद्वारको काम पनि हामी थियौं नै छ और थुप्रै जिल्लाका पनि हामीले गरिरहेछौँ, क्योंकि त्यो टेक्नोलोजी हामी थियौं नै छ। हाम्रो यो इन हाउस पेटेन्टेड टेक्नोलोजी हो। तो सोइल टेस्टिंग को जस्तो ठुलो नगरपालिका छ भने जस्तो हाम्रो पोखरावाला आउनु भएको छ, तो वहाँ जो सोइल टेस्टिंग मशीन जो है हाम्रो वो मशीन लिन सकिन्छ यो वाला, और नहीं तो मशीन की जरूरत छैन। किन 15 लाख रुपैयाँ आईसी खर्च गर्ने?
डिस्काउंट गरेर पनि त मेरो 15 को 50 तो गर्न सक्दिनँ, पर 15 को 10 तो गर्न सक्छु। तो यति मैले दिएँ भने मान लो तो तपाईहरुको ठुलो एरिया छ भने यसमा हामीले 12 प्यारामिटर गर्न सकिन्छ। जो 4.5 करोड को काम हामीले सिर्फ 10 लाखमा तपाईहरुलाई गर्न, यसको रिएजेन्ट कस्ट पनि कम छ कि पर स्याम्पल पनि तो केमिकल लाग्छ नि त। यसको लागि धेरै पढे लेखेको मान्छे छैन। तपाईहरु आफ्नो नगरपालिकाको एउटा सिम्पल ग्रेजुएट भयो 10-12 पढेकाले पनि गर्न सक्छ एकपल्ट ट्रेनिंग दिएपछि। तो एक तो ये मशीन, चलो ये मशीन खर्चीला काम है, मैं नहीं कहता हूँ आप मशीन भी ले लो। तो नेपाली 10,000 को भाव, सिंपल 10,000 को 10,000 में 50 सैंपल हुन्छ, 5 पैरामीटर्स हुन्छ। इसको पनि एक्युरेसी किन भन्दा हामीले यसमा कलरीमेट्री किन भन्दा कलर मैपिंग गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ नि वो कलर एकछिन हेर्दा हेर्दै हेर्दै आँखाले नै वो कलरको माथिको तल हुन थाल्छ क्या। तो कलरीमेट्री अटोमेटिक छ त्यसमा। तो आँखाले कलरको मैचिङ गर्न पर्दैन, कलर जो पनि आउँछ मसिनमा हाल्दै मसिनले बताउँछ। तो त्यस लेभलमा काम गरेका छौँ। तो यो 10,000 रुपैयाँ नेपालीको। अब मान लो यसमा जो रिएजेंट को कॉस्ट छ, सुरुमा तो 10,000 को तो पूरा तामझाम डिब्बी सब भयो। इसमें करीबन पछि एउटा सैंपल को जो सॉइल टेस्टिंग को जो रिएजेंट को जो कॉस्ट हो तो 50 रुपया यानी लगभग 80 रुपया नेपाली ये कॉस्ट बा। ठीक है, उसमें भी मैं देख लूंगा ना, कुछ घटाऊंगा, चिंता नहीं करो। त्यसपछि सुन्नु, त्यसपछि वो खर्चहरु पनि लाग्यो नि। मिट्टी लिन जानी हो, बाबुहरु ल्याएर त्यसलाई सुखाउने हो, त्यसको ट्रेनिङ पनि चाहियो, सुखाएर प्रपर त्यसलाई फेरि ग्राइन्डिङ पनि गर्ने हो, त्यसको मसिनहरु पनि अलग चाहियो भने तो मसिन पनि छ, नहीं तो त्यो काम म्यानुअली गर्न पर्छ। तो सुखाएर अलिकति लेन्दी प्रोसेस हो। त्यसको लागि पनि हामीले ट्रान्सपेरेन्सीको लागि जहाँबाट मिट्टी माटोलाई निकालेको हुन्छ त्यहाँ मोबाइल एपले डिमार्क गर्छ, फेरि जो पैकिङको पाउच छ तो ल्याएर जहाँ खोल्छ, त्यसलाई खोलेपछि फेरि जहाँ प्रोसेस गर्छ, पूरा मैपिंग को मैकेनिज्म छ हाम्रो, पूरा डिटेल त्यसको दिखाया होगा शायद कल। तो गराएपछि जो कुरा ध्यान से तो सुन्नु होला तपाईहरु। जस्तो इसी को पूछ लेता हूँ, एक कोई मैंने अभी अपना मॉडल बनाया तो भाई कति जना गाउँ कति घर छ तपाईको पूरा नगरपालिका एरियामा घर कति छ, हाउस होल्ड कति छन् टोटल 35,000 ना, मैं 50,000 मान्दैछु। चलो मान लो 50,000 में 50,000 हाउस होल्डलाई हाम्रो मान्नु कि 80 मैंने धेरै भनेर सोचेको कि एउटा एक्जाम्पलको लागि 50,000 हाउस होल्ड छ भने एउटा मान्छेको एउटा खेत होला, दुईटा होला, तीनटा होला। चलो 1 लाख सैंपल पनि इनको गर्ने मान लो। 1 लाख सैंपललाई गर्नको लागि टोटल 80 रुपैयाँको हिसाबले 1 लाख सैंपललाई कतिको भयो, 80 लाख रुपैयाँको भयो। सिर्फ 80 लाख रुपया में तपाईको गाउँ 100% मृदा परीक्षण, सोइल टेस्टिंग, पूरा डेटा डिजिटली ऐप में अवेलेबल और हर मोबाइल में, हर किसान को मोबाइल में हामीले तो लिंक दिएर तो मोबाइल में सबै डेटा हुन सक्छ। तो नेपाल में कहिल्यै नभएको काम हामी इमिडिएट, त्यसको लागि जो 80 रुपया तो हाम्रो कॉस्ट भयो, त्यसमा तपाईहरुले नै व्यवस्था गर्ने, हामीले सब सिकाएर ट्रेनिङ देनी। तो बाबुहरुले जो सैंपल लिएर आउँछन्, जो मिट्टीलाई सुखाएर जो प्रोसेस गरेर प्राय हामीले यहाँ पनि गर्छौं। तो गाउँका पूरा युवकहरुलाई ल्याएर त्यसमा अलिकति रोजगार पनि पाउँछन् तिनीहरुले। त्यसमा लगभग खर्च आउँछ, एक सैंपलको खर्च अतिरिक्त कम से कम तपाईले मानेर सोच्नु, कम से कम 50 रुपया तो और जोड्नु, 50 या 100 रुपया जोड्नु, मतलब जति छ हाम्रो कस्ट त्यति नै और जोड्न पर्छ तपाईले। किन त्यति खर्च त आउँछ, किन भन्दा त्यहाँ मेन पावर लाग्छ क्या अलिकति। तो टीम बनाएर काम गर्ने, तो गाउँकाले दुईटाले रोजगार पनि पा। परन्तु सिर्फ त्यति काम हैन, सोइल टेस्टिंग का काम नहीं हैन के गर्ने। त्यसपछि हामीले हाम्रो जो एप छ एउटा हरित क्रान्ति एप भनेर, त्यसपछि जो एप को पछिको जो डेटा छ तो मृदा परीक्षण, जो मिट्टी परीक्षण को रिपोर्ट के हिसाब से वो ये बता देगा क्रॉप सिलेक्शन। तपाईले हाल्नु मैले धान रोप्नी हो, मैले मकै लगाउने हो, मैले यो गर्ने हो, तो त्यसले यो पनि सोच्छ कि अर्ग्यानिक गर्ने हो या नर्मल फर्टिलाइजर यूरिया हाल्ने हो या मिलाएर हाल्ने हो, गोबर र यूरिया पनि। तो त्यसले कैलकुलेशन गरेर बताउँछ। तो वो जो है ऐप वो पूरा का पूरा डिटेल बता देगा। तो फार्मरलाई
मृदा परीक्षण तो हुआ डायग्नोसिस कि कोई बीमार हुआ बनी गौरार एक्सरे करार तो दवाई है नहीं तो